बेसिकली हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, यूसेज ऑफ यूएफएसबीआई इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में अभी यूएफएसबीआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है लगभग। देन सेकंड पॉइंट में है व्हाट इज यूएफएसबीआई। यूएफएसबीआई है क्या, इट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूएफएसबीआई। थर्ड पॉइंट, installation, troubleshooting and maintenance of UFSBI. Fourth point, various application of UFSBI. And fifth part, improvement in UFSBI. और UFSBI का जो applications है उसमें भी हम लोगों ने कैसे कैसे improvement suggest किए हैं या improvement कर चुके हैं। So UFSBI was developed बहुत दिन पहले 1997 एज ए ब्लॉक इंटरफेस के हिसाब से UFSBI डेवलप हुआ था, जब एसजी नील्स या डायडो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रेलवे में चलता था। और वो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या फिर पोदा नोट पीटीजे IRS A65 टाइप 32 टाइप जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, जो पुश बटन टाइप था, ये सारे जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, ये सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली चलता था केबल के ऊपर, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस करंट लूप के ऊपर चलता था। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे RDSO हैज प्लान्ड कि ये सिस्टम्स को कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम होने की वजह से, केबल में चलाने के लिए प्रॉब्लम होने की वजह से और फ्यूचर को एक्सेप्ट करने के लिए RDSO साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज प्लान्ड कि क्यों ना ये सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को वेबसी में चलाया जाए। अब वेबसी में चलाने के लिए उस समय जो मक्सेस था 2000 PD मक्सेस, तो PD मक्सेस फेल सेफ नहीं था, तो इसके वजह से एक फेल सेफ मक्स का ज़रूरत पड़ा था जो कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से आता है उसको लेगा और फेल सेफली उसको वेबसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करेगा दूसरे एंड में, और दूसरे एंड में उसको रिपीट करके एक रिपीटर रिले पिकअप करेगा। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ UFSBI। और इस हिसाब से एक 16 इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सर, फेल सेफ मल्टीप्लेक्सर डेवलप किया गया है RDSO साउथ ईस्टर्न रेलवे और डेल्ट्रॉन के जॉइंट वेंचर के अनुसार, और इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एज पर सिल4 वैलिडेट किया गया है। ये करेंटली इंडियन रेलवे में जो सारे इसका एप्लीकेशन है, इसका काफ़ी सारा UFSBI का एप्लीकेशन बन चुका है, खाली इंटरफेस के हिसाब से नहीं, दूसरे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का इंटरफेस के हिसाब से नहीं, ये रिले रिपीटेशन या फिर खुद एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बन के भी उभर आया है। और इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन अभी चल रहा है, जैसे SG इंटरफेस के हिसाब से 17, डायडो के साथ 81, नील्स के साथ सिर्फ 6, क्योंकि नील्स का धीरे धीरे ऑब्सोलेट होता जा रहा है। ऑटो ब्लॉक ऑटो सिग्नलिंग और IVS, ये जहाँ पे ये कोई ब्लॉक के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिले रिपीटेशन का काम करता है ताकि केबल कम हो जाए। इसके बारे में हम धीरे धीरे आएंगे बाद में। तो इसमें 96 और 103 और डबल लाइन ब्लॉक पैनल, ब्लॉक प्रूविंग विद एक्सेल काउंटर, जिसमें ब्लॉक पैनल के साथ UFSBI इज ए इंटीग्रल पार्ट है। इसमें डबल लाइन और सिंगल लाइन दो वेरिएंट है। तो डबल लाइन में 430 पेयर और सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्शन में 1009 पेयर अभी तक इंस्टॉल और कमीशन हो चुका है इंडियन रेलवे में। और रेलवे वाइज अगर हम लोग देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, ACCR में, लगभग सारे रेलवेज में, इंडिया वाइड सारे रेलवेज में और लगभग सारे बिजी सेक्शंस में UFSBI का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग हुआ है। मेजर सेक्शंस में जैसे धनबाद मुगल सराय के बीच में मेन लाइन में, फिर कोटा और दिल्ली के बीच में ये UFSBI काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है। सर तो भी सिस्टम चलता रहेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वोटिंग की वजह से ये 2 आउट ऑफ 3 इंडिजीनियसली डेवलप्ड फर्स्ट सिस्टम इन इंडियन रेलवेज, जो कि 2 आउट ऑफ 3 रिडंडेंसी में काम कर सकता था, और जो कि सिल4 था उस समय जब ये फर्स्ट डेवलप हुआ था। ये बेसिकली 16 रिले स्टेट को स्टेशन A से स्टेशन B और साइमल्टेनियसली स्टेशन B से स्टेशन A में लेके आ सकता है या लेके जा सकता है ओवर क्वाड केबल, वेब सी और रेडियो। मतलब लगभग सारे मीडिया में ये काम कर सकता है। इसका सैलिएंट फीचर जो इसका है वो है ये 16 इनपुट 16 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर तो है ही, ये CNLX सिल4 अप्रूव्ड है एज पर 50126 सॉफ्टवेयर, 128 हार्डवेयर, 50126 रैम्स, 128 सॉफ्टवेयर, 129 हार्डवेयर और 159 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है होना चाहिए एज पर CNLX सिल4 स्टैंडर्ड। उस हिसाब से ये अप्रूव्ड है। ये पहले जब RDO से इसका स्पेसिफिकेशन निकाला था वो था 147
05। बाद में ये जब इंडियन रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुका है, तब उसका स्पेक रिवाइज्ड होके अभी IRS स्पेक बन चुका है, IRS एस 104 2012। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, फिजिकली और सिस्टमेटिकली कोई अंतर नहीं, जस्ट ये RDF से स्पेन से IRS स्पेक में चेंज हुआ है। 2 out of 3 ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट, ताकि हाई अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% के आसपास हम लोग अचीव कर पाए और रिलायबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाए। इसका जो सारे इनपुट और आउटपुट हम लोग रीड करते हैं वो गैल्वेनिकली एंड ऑप्टिकली आइसोलेट किया जाता है बाहर का रिले से, ताकि इसमें फेल्योर कम हो। और इसका जो पावर सप्लाई है वो बेसिकली हॉट स्टैंड बाई है, ताकि अनइंटरप्टेड ये 24/7 चल सके। अंडरस्टैंडिंग UFSBI। अंडरस्टैंडिंग UFSBI में जो जो पार्ट आता है वो है, UFSBI में क्या क्या पार्ट है। बेसिकली UFSBI कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स: DC-DC कन्वर्टर, 2 out of 3 डिजिटल सिस्टम, जिसमें 6 इनपुट कार्ड है, 3 CPU कार्ड है, 2 आउटपुट कार्ड है, 1 कम्युनिकेशन कार्ड है, और उसके साथ साथ रिले रैक जो कि इंटरफेसिंग का काम में आता है। ये है इसका सिस्टम का फ्रंट व्यू और बैक व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है सिस्टम में। मैं थोड़ा एनोटेट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। दिस इज द फ्रंट व्यू। अगर सामने से देखेंगे तो आपको एक DC-DC कन्वर्टर, ये जो सारे इनपुट कार्ड, CPU कार्ड, आउटपुट कार्ड और CC कार्ड मिल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये रीसेट बॉक्स, मोडेम, वर्शन डिस्प्ले यूनिट, और उसके साथ साथ जो इंटरफेसिंग रिलेज है वो आपको नीचे दिख रहा है। सेम चीज अगर पीछे से देखेंगे तो ये DC-DC कन्वर्टर, इसको हम लोग बोलते हैं वागो बोर्ड। इसके पीछे वाले पोर्शन में, वागो बोर्ड के पीछे बेसिकली इस जगह पे मदरबोर्ड रहता है। वागो बोर्ड और मदरबोर्ड में एक फर्क है। बेसिकली जो रिले का स्टेटस हम लोग रीड करते हैं वो पहले रिले से वायर लाके हम लोग या वागो बोर्ड में टर्मिनेट करते हैं, और वागो बोर्ड से ये फ्लैट केबल के द्वारा, जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आगे वाले स्लाइड में दिखाई पड़ेगा आप लोगों को कि ये वागो बोर्ड कैसे निकल जाता है। तो ऊपर से यहाँ पे 2 स्क्रू दिखाई पड़ेगा आपको, ये दोनों स्क्रू को हम लोग अगर खोल देंगे तो वागो बोर्ड नीचे आ जाता है, और आपको दिखाई पड़ेगा अंदर एक फ्लैट केबल से, एक फ्लैट केबल से ये वागो बोर्ड से मदरबोर्ड कनेक्टिव हुआ है। दिस इज द बैक व्यू ऑफ रीसेट बॉक्स, मोडेम, वर्शन डिस्प्ले, और सारे जो रिले का एक्सटर्नल रिले से हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो ये सारे टर्मिनल से हम लोग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं बाहर वाले रिले से। बाहर वाले रिले हुआ, या फिर पैनल के साथ अगर इंटरफेस करना है, पावर सप्लाई जो वगैरह वगैरह आता है वो सब यहाँ पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। एक एक पार्ट को, अगर UFSBI को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करें, एक होता है उसका डिजिटल पार्ट और एक होता है उसका इंटरफेस पार्ट। डिजिटल पार्ट में रिलेज वगैरह नहीं है, जहाँ पे वो टोटल डिजिटल पार्ट है। उसमें आता है ये DC-DC कन्वर्टर और सारे कार्ड्स, मोडेम और रीसेट बॉक्स। अब एक एक करके हम लोग जाएंगे पार्ट्स ऑफ द UFSBI का। डिजिटल पार्ट में जो जो आता है वो सारे पार्ट में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। फर्स्ट, DC-DC कन्वर्टर। क्यों DC-DC कन्वर्टर चाहिए? बेसिकली UFSBI सिस्टम चलने के लिए हम लोगों को 4 लेवल वोल्टेज चाहिए, 4 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स चाहिए। 24 वोल्ट, जिससे कि हम लोग रिले को सेंस कर सकते, रिले कॉन्टैक्ट को सेंस कर सके। और क्योंकि एज पर UFSBI स्पेक, UFSBI हैज टू ड्राइव Q सीरीज रिले और इक्विवेलेंट ऑफ Q सीरीज रिले, तो 24 वोल्ट इसको आउटपुट रिले को ड्राइव करना है, तो इसलिए इसको 24 वोल्ट चाहिए। 24 वोल्ट इसलिए चाहिए, एक इनपुट कॉन्टैक्ट रीड करना है और दूसरा आउटपुट रिले ड्राइव करना है। 5 वोल्ट्स चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो IC वगैरह है और माइक्रो कंट्रोलर है वो सारे 5 वोल्ट में चलता था। प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट, 2 वोल्टेज लेवल्स है जो कि एज पर RS-232 कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। तो ये सारे वोल्टेज लेवल्स चाहिए। और हम लोग रेलवे से जो इनपुट लेते हैं दैट इज ओनली 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट इनपुट लेके ये सारे वोल्टेज हम लोग DC-DC कन्वर्टर द्वारा डिराइव कर लेते हैं। तो इसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट जो है वो 24 वोल्ट प्लस 20% माइनस 10%, और उसका मॉड्यूल होना चाहिए 10 एम्स का। अब प्लस 20% और माइनस 10% मतलब बनता है 28.8 वोल्ट से लेके 21.6 वोल्ट, या फिर 21.6 वोल्ट से लेके 28.8 वोल्ट के बीच में UFSBI सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन बाद में ये रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसको, ये जो इसका इनपुट वोल्टेज रेंज है उसको और भी बढ़ा दिया है। अभी इनपुट इसका वोल्टेज रेंज है 19.2 वोल्ट से लेके 30.2 वोल्ट तक ये सिस्टम काम कर सकता है। नीचे 19.2 वोल्ट, ऊपर 30.2 वोल्ट।
अगर ये 30.2 वोल्ट से ऊपर चला जाता है तो इनपुट विल शो ओवर वोल्टेज ट्रिप। यहाँ पे इंडिकेशन है पीएसमॉन कार्ड में, यहाँ पे इंडिकेशन है एक ओवी ट्रिप बोल के। और अगर 19.2 वोल्ट से नीचे चला जाता है इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे ये अंडर वोल्टेज ट्रिप शो करेगा। तो ये है सिस्टम में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बैक करने के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया हुआ है। मतलब अगर सिस्टम चल रहा है और वोल्टेज 29.8 वोल्ट तक चला गया, 29.8, 29.9 या 30 वोल्ट तक चला गया, फिर भी सिस्टम चलता रहेगा। अब 30.2 से ऊपर चला गया तो सिस्टम ओवर वोल्टेज ट्रिप हो गया। लेकिन ये सिस्टम चालू होने के लिए, फिर से चालू होने के लिए ये 29.8 या 29.9 या 30 वोल्ट में चालू नहीं होगा। इट विल स्टार्ट वंस द वोल्टेज फिर से 29.2 वोल्ट से नीचे आएगा, तब जाके फिर सिस्टम फिर से चालू होता है। तो 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया रहता है ताकि सिस्टम कभी जिटर मोड में ना चला जाए। तो ये बोथ साइड में ही, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों साइड में ही ये 1 वोल्टेज का हिस्टेरिसिस दिया हुआ है। अगर सिस्टम थोड़ा सा ऑफ ये गया। सर, हाँ सर। हाँ सर। ये थोड़ा सा हिस्टेरिसिस और जिटर सर एक्सप्लेन कीजिए सर, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो। जैसे अंडर वोल्टेज मान लेते हैं, वोल्टेज मान लेते हैं 19 वोल्ट हो गया तो मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा जाता है जब भी कोई पावर सप्लाई अंडर वोल्टेज की तरफ जाता है तो क्या होता है, 19.2 से 19 हो गया, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। जैसे ही मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो उसका जो लोड करंट ड्राइविंग है वो कम हो गया। जैसे ही उसका लोड करंट ड्राइव कम हो गया तो वो वोल्ट को बूस्ट कर दिया, बूस्ट करके वो फिर से 19.5 में आ गया। अगर मैं ये 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस नहीं रखता तो 19.5 में आके मेरा सिस्टम ऑन हो जाता। लेकिन जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो जाता, मेरा सिस्टम करंट ड्रॉ करने लगता, फिर से वो बैटरी का वोल्टेज खराब है बोल के ये फिर से वोल्टेज नीचे चला जाता, 19.2 वोल्ट से नीचे चला जाता। तो क्या होता, फिर से ये ऑफ हो जाता। तो ये साइकिल फिर चलता रहता है, ये जिटरी साइकिल फिर चलता रहता है। जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएगा मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाएगा तो इनपुट सप्लाई आईपीएस हो या बैटरी चार्जर हो उसको करंट ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, तो उसका वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट होके एक ऐसा जगह पे पहुंचा जिस लेवल के ऊपर मेरा सिस्टम अगर चालू हो सके, तो फिर से चालू हुआ, फिर से करंट ड्रॉ हुआ, फिर से वोल्टेज बैठ गया। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये जिटरी साइकिल चलता रहता है। इसलिए हर एक वोल्टेज में प्रॉपर डीसी डीसी कन्वर्टर अगर डिजाइन किया गया है और अगर उसमें अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज स्ट्रिप दिया गया है तो उसमें एटलीस्ट 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया रहता है, ताकि एक बार ट्रिप हो जाए तो फिर से वोल्टेज अगर जिस वोल्टेज में ट्रिप हुआ है उससे 1 वोल्ट से ऊपर ना आए तो फिर से सिस्टम चालू नहीं होगा। जैसे मेरा सिस्टम 19.1 वोल्ट में अगर ट्रिप हो जाता है तो मेरा सिस्टम फिर से 19.2, 19.3, 19.4 में चालू नहीं होगा, सिस्टम फिर से चालू होगा 20.2 में जाके ही सिस्टम चालू होगा। ये है आपका हिस्टेरिसिस प्रोटेक्शन इन द ओवर वोल्टेज रेंज एज वेल एज इन द अंडर वोल्टेज रेंज। आउटपुट जो यहाँ पे दिया गया है ये था इनपुट रिक्वायरमेंट, ये एफएसबीआई का 24 वोल्ट का इनपुट रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम में नॉर्मली मेरा सिस्टम 19.2 वोल्ट से 30.2 वोल्ट के बीच में चल सकता है और इसका नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज है 24। रिकमेंडेड आप 24-25 के बीच में कुछ भी वोल्टेज आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आउटपुट वोल्टेजेस है वो है 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट। मैंने आपको बता चुका हूँ क्यों क्यों चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज कि कौन सा वोल्टेज और क्यों चाहिए। और ये जो हर एक वोल्टेज है, ये हर एक वोल्टेज के लिए दो दो करके मॉड्यूल है। जैसे 24 वोल्ट का 2 मॉड्यूल, 5 वोल्ट का 2 मॉड्यूल, प्लस 12 वोल्ट का 2 मॉड्यूल और माइनस 12 वोल्ट का 2 मॉड्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्टैंड बाई। दोनों मॉड्यूल अलग अलग से टोटल लोड को ड्राइव कर सकता है और एक मॉड्यूल अगर खराब भी हो जाए तो भी सिस्टम चल सकता है। दीज आर वर्किंग इन द पैरेलल, इट इज इन द हॉट स्टैंड बाई मोड। हॉट स्टैंड बाई मोड सर सर अगर ये अंडर अंडर वोल्टेज होता है या ओवर वोल्टेज होता है 19. साथ साथ इसका कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रिपल वोल्टेज, रिपल कंटेंट 50 मिलीवोल्ट से लेस है, एफिशिएंसी 30-70% से ज्यादा है। और इसके साथ साथ इसके पास एक क्योंकि मेरा हर एक वोल्टेज के लिए दो दो मॉड्यूल है तो एक मॉड्यूल खराब हो गया कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक मॉड्यूल खराब होने से भी सिस्टम चलता रहेगा। तो हर एक मॉड्यूल को सेंस किया जाता है और एक मॉड्यूल भी खराब हो जाता है तो पीएसमॉन
पावर सप्लाई मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा एक अलार्म जनरेट किया गया जाता है, जो कि स्टेशन मास्टर रूम में हम लोग भेज देते हैं कि एक मॉड्यूल खराब हो गया है, तो काइंडली उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर लाया जाए और मॉड्यूल को रिप्लेस किया जाए। ये है सिर्फ मेरा डीसी डीसी कन्वर्टर का, हम लोगों का डीसी डीसी कन्वर्टर। इनपुट सेंसिंग, अभी डीसी डीसी कन्वर्टर के बाद आता है इनपुट सेंसिंग। हम लोग इनपुट कैसे सेंस करते हैं? हम लोग इनपुट सेंस करने के लिए हर एक इनपुट रिले, जैसे 16 इनपुट सिस्टम है हम लोगों का, 16 इनपुट रिले को सेंस करता है। तो 16 इनपुट रिले को सेंस करने के लिए हम लोग हर एक इनपुट का एक पिकअप और एक ड्रॉप सेंस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी सेंसिंग। हर एक इनपुट सेंस करने के लिए एक पिकअप कॉन्टैक्ट और उसी रिले का एक ड्रॉप कॉन्टैक्ट सेंस करते हैं, ताकि और कॉम्प्लीमेंटरी के हिसाब से पता चले कि रिले सचमुच पिकअप हुआ है कि नहीं, या सचमुच ड्रॉप हुआ है कि नहीं। जैसे हम लोग हर एक इनपुट रिले को सेंस करते हैं, वैसे ही हर एक आउटपुट रिले का कॉन्टैक्ट को भी हम लोग फीडबैक के हिसाब से सेंस करते हैं, ताकि सेफ्टी और जो आउटपुट का इंटीग्रिटी है वो बना रहे। तो 16 इनपुट रिले का 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट और 16 आउटपुट रिले का 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट को यूएफएसबीआई को सेंस करना है। एडिशनली यूएफएसबीआई का दो हेल्थ मॉनिटरिंग रिले है, BIPR1 और BIPR2, ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले 1 और ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले 2। इसका भी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग रिले का भी हम लोग इंटीग्रिटी चेक करते हैं, इसलिए इसका भी पिकअप और ड्रॉप कॉन्टैक्ट को सेंस करते हैं। तो 16 इनपुट रिले का 32 कॉन्टैक्ट, 16 आउटपुट रिले का 32 कॉन्टैक्ट, 64 कॉन्टैक्ट्स और 4 BIPR1 और BIPR2 का 4 कॉन्टैक्ट, मतलब टोटल 68 कॉन्टैक्ट्स को यूएफएसबीआई का माइक्रो कंट्रोलर को रीड करना है। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो कैसे रीड किया जाता है? These contacts are read by इनपुट कार्ड। इनपुट कार्ड में हम लोगों के 6 इनपुट कार्ड है, इनपुट कार्ड 1 से लेके 6 तक। इनपुट कार्ड 1 में जो जो रिले का कॉन्टैक्ट आता है वो है इनपुट रिले 1 to 8 का पिकअप ड्रॉप, आउटपुट रिले 1 to 8 का पिकअप ड्रॉप और BIPR 1 2 रिले का पिकअप ड्रॉप। मतलब इनपुट रिले 1 to 8 मतलब 16 कॉन्टैक्ट, आउटपुट रिले 1 to 8 का मतलब है 16 कॉन्टैक्ट 32 और BIPR 1 2 मतलब और 4 36। ये 36 ठो कॉन्टैक्ट चला जाता है इनपुट कार्ड 1 में, और सेम यही कॉन्टैक्ट्स पैरेलली चला जाता है इनपुट कार्ड 3 में और पैरेलली चला जाता है इनपुट कार्ड 5 में। और बाकी बचा इनपुट रिले 9 से 16 और आउटपुट रिले 9 से 16, मतलब 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट चला जाता है इनपुट कार्ड 2 में, पैरेलली इनपुट कार्ड 4 में, पैरेलली इनपुट कार्ड 6 में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनपुट कार्ड 1 और 2 को हम लोग अगर मिला दें, तो नॉर्मली हम लोगों को अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड सर मैं थोड़ा एनोटेट कर देता हूँ। तो इनपुट रिले 1 से लेके 16 तक, सॉरी 16 तक, आउटपुट रिले 1 से लेके 16 तक और BIPR 1 2 सारे जो मेरा कॉन्टेक्ट्स है, तो ये बेसिकली इनपुट कार्ड 1 और 2 में आ रहा है। लाइकवाइज ये सारे इनपुट आ रहा है मेरा इनपुट कार्ड 3 और 4 के बीच में, और सारे इनपुट कॉन्टेक्ट्स जो आ रहा है वो 5 और 6 के बीच में भी हमको मिल रहा है। ऐसे हम लोग इनपुट को सेंस करते हैं। अब इनपुट कार्ड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो इनपुट रिले का कॉन्टैक्ट सेंस करते हैं दैट इज 24 वोल्ट के द्वारा सेंस करते हैं। 24 वोल्ट हम लोग सेंस करते हैं, रेगुलेटेड सप्लाई 24 वोल्ट सेंस करते हैं। लेकिन ये सारे जो इनपुट है बेसिकली सेंस करना है हम लोगों को माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर 24 वोल्ट सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये भी इनपुट कार्ड में होता है थ्रू एन ऑप्टो कपलर, ऑप्टो आइसोलेशन। आप ये इनपुट कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्टो कपलर, ऐसे 36 ऑप्टो कपलर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 16, टोटल 36 ऑप्टो कपलर बैठा है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि इनपुट कार्ड 1 में तो 36 ठो लग गया, 8 इनपुट का 16 कॉन्टैक्ट, 8 आउटपुट का 16 कॉन्टैक्ट और BIPR 1 2 का 4 कॉन्टैक्ट, 36 कॉन्टैक्ट। वेयर इनपुट कार्ड 2 में तो सिर्फ 32 कॉन्टैक्ट चाहिए, क्योंकि BIPR 1 2 तो इसमें है नहीं। तो इनपुट 1 में 36 ठो कॉन्टैक्ट सेंस करने का जरूरत है, इनपुट कॉन्टैक्ट 2 में 32 ठो इनपुट कॉन्टैक्ट सेंस करने का जरूरत है। अगर हम लोग ऐसे सोच के अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 को अलग अलग बना देते हैं, तो फिर क्या होगा, इनपुट कार्ड 1 और 2 आपस में इंटरचेंजेबल नहीं रहेगा।
ताकि ये आपस में इंटरचेंजेबल बना रहे, तो हम लोग इनपुट वन में भी 36 ऑप्टोकॉपलर डाल के 36 इनपुट सेंसिंग का प्रोविजन रखते हैं। इनपुट कार्ड टू में भी हम लोग ऐसे ही 36 इनपुट कार्ड सेंसिंग का प्रोविजन रखते हैं। जब इसका मतलब सेम इनपुट कार्ड अगर आप इनपुट कार्ड का स्लॉट नंबर 1 में डालते हैं तो उसका 36 के 36 ऑप्टोकॉपलर यूज हो जाता है, और उसी इनपुट कार्ड को अगर आप इनपुट कार्ड 2 के स्लॉट में डालते हैं तो उसका जो लास्ट का 4 ऑप्टोकॉपलर है वो स्पेयर पर आ रहता है। यही बात है। बाकी सारे इनपुट कार्ड 1 2 3 4 5 6 आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल विथ वन अनदर। इनपुट कार्ड एक के साथ दो को इंटरचेंज कर सकते हैं, दो के साथ एक को इंटरचेंज कर सकते हैं, वन के साथ थ्री, थ्री के साथ फाइव, किसी के साथ भी किसी को इंटरचेंज कर सकते हैं इनपुट कार्ड में। नेक्स्ट, इनपुट कार्ड में ये फिजिकल कनेक्शन कैसे रहता है ये थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये एरर जब समझने जाएंगे तब ज्यादा काम में आएगा। ये नॉर्मली हम लोग यहाँ से एक 24 वोल्ट रिले कांटेक्ट के द्वारा लेके आते हैं वागो बोर्ड में, जैसे मैं बता रहा था। वागो बोर्ड से एक फ्लैट केबल एफआरसी केबल द्वारा ये पहुंच जाता है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में ये ट्रैक के द्वारा सारे इनपुट कार्ड में 1 2 3 4 5 6 में पहुंच जाता है। दिस इज द फिजिकल कनेक्शन फ्रॉम द रिले कॉन्टैक्ट टू द इनपुट कार्ड। अब इनपुट कार्ड से ये डेटा जो आया है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सारे इनपुट कार्ड मैंने सेंस कर लिए, सारे इनपुट सॉरी मैंने यहाँ पे सेंस कर दिया। इनपुट रिले, आउटपुट रिले, BIPR 1 2 सेंस कर लिया। इनपुट कार्ड 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच। अब 1 और 2 से डेटा चला जाएगा CPU A में, तो 3 और 4 से चला जाएगा CPU B में, और 5 और 6 से चला जाएगा CPU C में। तो ये सारे अलग होने से ये फायदा है, अगर इनपुट कार्ड 1 या 2 में कुछ प्रॉब्लम आया, अगर ये खराब हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ CPU A को अफेक्ट करेगा, ना कि CPU कार्ड B या C को अफेक्ट करेगा। CPU B, इसके वजह से CPU B और C दोनों हेल्दी रह गया। ऐसे ही अगर 3 और 4 में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो B को अफेक्ट करेगा, 5 और 6 में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो C को अफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से फायदा ये 2 आउट ऑफ 3 में फायदा ऐसा हुआ कि CPU A खराब हुआ तो भी B और C से मेरा सिस्टम चल सकता है। CPU B खराब हुआ इसका, या फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट कार्ड खराब हुआ तो भी मेरा सिस्टम A और C के वजह से चल सकता है। इसलिए 6 ठो इनपुट कार्ड दिया गया है, और इनपुट कार्ड को CPU कार्ड के साथ पेयरिंग किया गया है, ताकि कॉमन मोड फेलियर, अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 से ही मैं अगर CPU कार्ड A, CPU कार्ड B और CPU कार्ड C तीनों को चलाता तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है। इनपुट कार्ड 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो फिर मेरा तीनों CPU कार्ड एक साथ बैठ जाता। इसलिए मेरा 2 आउट ऑफ 3 का जो रिडंडेंसी का पर्पस था वो सॉल्व नहीं होता। इसलिए हम लोग इनपुट कॉरेस्पॉन्डिंग CPU रखे हैं। अब CPU कार्ड में आने के बाद डेटा को डिबाउंस किया जाता है, मतलब डेटा को स्टेबलाइज किया जाता है। कोई भी डेटा को रिले कांटेक्ट हम लोग जब रीड करते हैं तो उसका जैसे कांटेक्ट होता है सर, कांटेक्ट बाउंसिंग होता है, कांटेक्ट बाउंसिंग के बाद ही, डिबाउंस करने के बाद ही हम लोग तय कर पाते हैं कि यस दिस इनपुट इज वैलिड, वेदर इट इज पिकअप और ड्रॉप, दिस इनपुट इज वैलिड ओनली आफ्टर कुछ समय बाद। मतलब रिले पिकअप हुआ साथ साथ मैंने बोल दिया, वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट बाउंस होता है। इनपुट अब डिबाउंसिंग के बाद जो आता है वो है इंटर प्रोसेसर डेटा वैलिडेशन, इनपुट डेटा वैलिडेशन आफ्टर इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। मतलब CPU कार्ड A के पास जो डेटा आया है वो क्या करता है, वो CPU कार्ड B को भेज देता है, B का डेटा जो आया है वो CPU कार्ड C को भेज देता है, और CPU कार्ड C वैसे ही CPU कार्ड B को अपना डेटा भेजता है, और CPU कार्ड C अपना डेटा CPU कार्ड A को भेजता है। लाइकवाइज CPU कार्ड A भी अपना डेटा CPU कार्ड C को भेजता है, और ये आपस में बात करता है मेरा खुद का डेटा और मेरा नेबरिंग CPU का डेटा सेम है कि नहीं। एटलीस्ट A का डेटा B से सेम ना हो, C से सेम हो जाए, या फिर C का डेटा A से सेम ना हो तो B से सेम हो जाए। तो एटलीस्ट एक नेबरिंग CPU से मेरा डेटा सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन से डेटा को वैलिडेट किया जाता है कि मेरे पास जो डेटा आया है वो दैट डेटा इज राइट और रॉन्ग।
उसके बाद उसमें सीआरसी कोड ऐड किया जाता है। दिस इज जस्ट लाइक एन एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा, कि डेटा में कुछ भी मतलब डेटा में कोई बाहर से कोई नॉइस की वजह से डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर किसी ने हैक कर लिया, ये ना हो, तो इसलिए डेटा के अंदर सीआरसी कोड को ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद ये डेटा इनपुट सेंसिंग होता है, होने के बाद ये पहले डिबाउंस, फिर वैलिडेट, फिर सीआरसी कोड ऐड। ये ऐड करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं वो है डेटा को कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ से कांटेक्ट आया, तो कांटेक्ट से मेरा वोल्टेज जो आएगा वो है 24 वोल्ट, या फिर रिले ड्रॉप है तो फिर 24 वोल्ट के जगह आएगा 0 वोल्ट। फिर इनपुट कार्ड में ये 24 और 0 वोल्ट बेसिकली 5 वोल्ट, अगर रिले पिकअप है तो 5 वोल्ट, अगर रिले ड्रॉप है तो 0 वोल्ट, इसमें चेंज होके ये सीपीयू कार्ड में जाएगा। सीपीयू कार्ड में इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होगा, ए से बी, फिर ए से सी, फिर सी से ए, ऐसे इंटर प्रोसेसर जैसे मैं बता रहा था पिछले में। अरे हाँ, एक सेकंड सर। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होगा। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होने के बाद यहाँ पे जो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट अगर ये आपस में देखा, हाँ डेटा मेरा सही है, तो ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट चला जाएगा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में। तो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड, जिससे आपको नाम से ही पता चलता है, इसका दो काम है, एक तो है कंट्रोल, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो मैं पहले कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर कंट्रोल पार्ट में आऊंगा। सर 5 वोल्ट और 0 वोल्ट इसको बोला जाता है नॉर्मली यूआरट डेटा, यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीविंग ट्रांसमिटिंग डेटा। ये यूसर्ट टाइप भी हो सकता है। ये बेसिकली एक टीटीएल लेवल डेटा है, मतलब टीटीएल आईसीस होता था उस समय, तो टीटीएल लेवल डेटा है। 5 वोल्ट मतलब हम लोग बोल देते हैं ऑन, और 0 वोल्ट मतलब इसको बोल देते हैं हम लोग ऑफ। और ये जो डेटा है ये बेसिकली पैरेलल डेटा है, मतलब पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन कार्ड में आके पहुंचता है। अब ये यूआरट डेटा मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, डिजाइनर अपने हिसाब से बनाता है। तो डिजाइनर अपने हिसाब से बनाया, तो फिर इट इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसको पहले हमको सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए ऐसा एक स्टैंडर्ड में लेके जाना है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में लेके जाना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने उस समय चूज किया था वो है RS-232, जो कि एक बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है RS-232। वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू डिजाइन, और वेरी इजी टू कन्वर्ट। इस RS-232 लेवल को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो ये TTL से RS-232 का जो लेवल कन्वर्शन है, ये लेवल कन्वर्शन का काम करता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड। क्या होता है RS-232 में? ये हम लोग जो मैं जो बोल रहा था ना, ऑन मतलब 5 वोल्ट ऑन इक्वल टू 5 TTL लेवल में 5 वोल्ट, वही RS-232 में जब आ जाता है तो इट विल बी लाइक -12 वोल्ट एज पर RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वैसे ही ऑफ, जो मैं बोल रहा था, ऑफ मतलब TTL लेवल में 0 वोल्ट होता है। तो ये इसी को अगर RS-232 में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा +12 वोल्ट। ये जो लेवल कन्वर्शन है, प्लस ऑन ऑन डेटा को -12 में कन्वर्ट करना, ऑफ डेटा को +12 में कन्वर्ट करना, ये लेवल कन्वर्शन का काम करता है कम्युनिकेशन कार्ड। और ये जो मैंने +12 वोल्ट और -12 वोल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर के बारे में जब बता रहा था, तब वहां पे मैंने बताया था ये +12 वोल्ट और -12 वोल्ट काम में आएगा मेरा कम्युनिकेशन में। तो आप देख सकते हैं 24 वोल्ट से, यहाँ पे जो 24 वोल्ट है वो 24 वोल्ट रिले कॉन्टैक्ट सेंस करता है, 5 वोल्ट से मेरा आईसीस वगैरह चलता है, और +12 वोल्ट -12 वोल्ट से मेरा कम्युनिकेशन चलता है। और ये कन्वर्ट होने के बाद एक तार से TX निकल जाता है, ट्रांसमिट डेटा निकल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया गया, एक तार से RX, दूसरे एंड से RX निकल जाता है एज पर RS-232 प्रोटोकॉल। और इसके साथ साथ एक तार और रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड। 3 वेयर कम्युनिकेशन रहता है RS-232 में। एक होता है TX, एक होता है RX, और एक होता है ग्राउंड। TX मतलब ट्रांसमिट डेटा, RX मतलब रिसीव डेटा, और ग्राउंड मतलब कॉमन
पोटेंशियल पॉइंट। इसको कभी कभी TX के जगह TD भी बोला जाता है, RX के जगह RD भी बोला जाता है। तो बेसिकली RS-232 एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि भाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कोई भी RS-232 डिवाइस के साथ मेरा UFSBI काम कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं जैसे बोल रहा था, इसका एक कंट्रोल पार्ट है। इसका कंट्रोल पार्ट ये है कि इसके अंदर दो हेल्थ मॉनिटरिंग रिले है, BIPR1 और BIPR2। बेसिकली ये BIPR1 और BIPR2 रिले को UFSBI का CPU कार्ड का सॉफ्टवेयर ड्राइव नहीं करता है। ये बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में एक हार्डवेयर है जिससे ये BIPR1 और 2 ड्राइव हो जाए, और BIPR1 और 2 हर 15 मिनट में टॉगल करता है। एक चीज खाली याद रखिएगा कि BIPR1 और 2 में से या तो दोनों ही पिकअप रह सकता है या फिर कोई भी एक पिकअप रह सकता है अगर सिस्टम हेल्दी है तो। सिस्टम अगर फेल कर जाए तो दोनों के दोनों रिले ड्रॉप हो जाएगा। इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, हेल्दी स्टेट, आइदर BIPR1 और BIPR2 और बोथ पिकअप रहेगा, और जब फेल करेगा तो दोनों रिले ही ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात कि BIPR1-2 ड्रॉप होने से सिस्टम फेल नहीं करता है, सिस्टम फेल होने के वजह से BIPR1-2 ड्रॉप हो जाता है। दिस इज द ड्रॉपिंग ऑफ BIPR1-2 इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम फेलियर का कोई वजह होगा इसलिए BIPR1-2 ड्रॉप हो गया, और BIPR1-2 ड्रॉप होते ही सिस्टम में जो आउटपुट एनेबल वोल्टेज था वो विड्रॉ हो जाता है सिस्टम से। ठीक है सर। तो दिस इज अ हेल्थ मॉनिटरिंग रिले जस्ट लाइक vCore रिले इन EI सिस्टम। अब मेरा जो RS-232 डेटा निकल के आया CC कार्ड से, ये RS-232 डेटा मैक्सिमम 50 मीटर ड्राइव हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर इसका ड्राइविंग डिस्टेंस है। तो दोनों स्टेशन के बीच में अगर मुझे चलाना है, क्योंकि RS-232 बेसिकली एक डिजिटल डेटा है, तो डिजिटल डेटा ऐसे भी ज़्यादा दूर तक ड्राइव नहीं हो सकता है। डिजिटल डेटा इज मेड फॉर लोअर डिस्टेंस ड्राइव। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ड्राइव करना है तो डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। अब एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम में मोडेम लगाया जाता है। अब ये मोडेम हम लोग अभी तक जो जो मोडेम यूज किए हैं वो है नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो कि U&M वॉइस चैनल में काम कर सकता है या फिर क्वाड केबल में काम कर सकता है, जो कि स्टैंडर्ड सप्लाई मोडेम रहता है। एडेड हम लोगों ने अभी सीरियल टू E1 कन्वर्टर, अगर आप लोग E1 चैनल दे सकते हैं तो सीरियल टू E1 कन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं, या फिर डार्क फाइबर, अगर आप सीधा सीधा एक फाइबर ही एक, तो ये तो पहुंच गया दूसरे एंड का मोडेम में पहुंच गया। दूसरे एंड में मोडेम में पहुंचने के बाद ये बेसिकली जो डेटा दूसरे एंड का मोडेम में पहुंचा है सर, पहुंचने के बाद ये फिर से ये तीनों CPU में, ये CC कार्ड इसको तीनों CPU में डिवाइड कर देता है डेटा को। तीनों CPU फिर से अलग अलग से प्रोसेस करता है, उस तरफ भी इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होता है, तीनों CPU के बीच में इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होता है CPU A B C के बीच में। जैसे मैं इनपुट सेंसिंग के टाइम बता रहा था, वैसे यहाँ पे भी ये होता है, इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेट हो करके वो देख लेता है कि हाँ डेटा, मेरा डेटा जो आया है वो सेम है कि नहीं, एटलीस्ट कोई एक नेबरिंग के साथ। उसके बाद अगर ये श्योर हो जाता है हाँ मेरा डेटा सही है, तो फिर ये डेटा को ये आउटपुट कार्ड में भेज देता है। तो जैसे हुआ यहाँ पे +12 वोल्ट, सॉरी -12 वोल्ट आया RS-232 की वजह से। CC कार्ड उसको 5 वोल्ट और 0 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट अल्टीमेटली चला गया मेरा आउटपुट कार्ड में। अब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से तो रिले पिकअप नहीं होगा, Q सीरीज रिले, तो ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को हम लोगों को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्शन होता है ये डीसी डीसी कन्वर्टर के द्वारा। ये सिस्टम के अंदर एक डीसी डीसी इनबिल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर है आउटपुट कार्ड में, जिससे ये आउटपुट कन्वर्ट होता है। एडिशनली कन्वर्शन के साथ साथ आउट आइसोलेशन भी होता है, सारे आउटपुट आपस में आइसोलेटेड हो जाता है। और ये जो तीनों CPU से जो डिजिटल डेटा आ रहा है उसको फिर यहाँ पे हार्डवेयर से भी चेक किया जाता है। यहाँ पे डेटा सॉफ्टवेयर के द्वारा आपस में इंटरचेक होता है, और यहाँ पे एक अलग से हार्डवेयर आईसीस के द्वारा इसका जो डेटा आया है फिर से चेक करने के बाद ये हर एक आउटपुट रिले का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों,
क्योंकि हर एक आउटपुट रिले आइसोलेटेड रहता है एक दूसरे से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ड्राइव करता है एक एक आउटपुट कार्ड से। तो आउटपुट कार्ड 1 जो है वो 8 आउटपुट रिले को ड्राइव कर सकता है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। और आउटपुट कार्ड 2 जो है वो 9 से 16 तक आउटपुट रिले को ड्राइव करता है। आउटपुट कार्ड 1 ड्राइव करता है 1 से 8 तक, और आउटपुट कार्ड 2 ड्राइव कर सकता है 9 से 16 तक। वैसे ये दोनों आउटपुट कार्ड आइडेंटिकल है और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट ऑफ आउटपुट कार्ड आउटपुट रिले पिकअप होगा। और ये जो आउटपुट रिले पिकअप हुआ है उसको उसके कांटेक्ट के द्वारा, जो मैं पहले ही बता चुका था कि सारे आउटपुट रिलेज का भी कांटेक्ट रीड बैक किया जाता है, तो आउटपुट रिले का कांटेक्ट को रीड बैक करके सीपीयू आउटपुट रिले का डेटा का या आउटपुट रिले का कंडीशन का इंटीग्रिटी चेक कर लेता है फॉर इट्स सेफ्टी पर्पस। ये आउटपुट कार्ड है जहाँ पे डीसी डीसी कन्वर्शन दिखाया गया है। तो जैसे मैं इनपुट रिले कैसे सेंस कर रहा है वो बताया था वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दिखाया, इस सर्किट में हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया कि कैसे आउटपुट रिले पिकअप होता है। आउटपुट कार्ड में एलईडी इंडिकेशन, हर एक आउटपुट के लिए एक एक एलईडी इंडिकेशन रहता है, और वो थ्रू मदरबोर्ड, थ्रू एफआरसी कनेक्टर एक आउटपुट वागो टर्मिनल में पहुंचता है, और वागो टर्मिनल से फिजिकली वायर होकर आउटपुट रिले को पिकअप करता है। हर एक आउटपुट रिले के लिए यही सेम फिजिकल कनेक्टिविटी है। और ये जो मैं इनपुट रिले और फ्लैट केबल और एफआरसी केबल के बारे में बता रहा था वो है, ये है बेसिकली आपका, ये है बेसिकली वागो बोर्ड जो कि अभी यहाँ से खुल के नीचे आ चुका है, और ये फ्लैट केबल द्वारा ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। सारे इनपुट का और सारे आउटपुट का फीडबैक का कांटेक्ट, आउटपुट रिले का कॉइल का ड्राइव और BIPR1-2 रिले का कॉइल का ड्राइव, सारे यही फ्लैट केबल से आता है। ये जो कनेक्टर है